हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। चलिए बेटा जी, कल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। कल की क्लास में हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? आपने बोला कि पिगमेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, है ना बेटा जी। मैंने डिटेल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में मैंने बोला कि 3 तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये कल की क्लास में हो चुकी है। एक बार आपको रिकॉल कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है बेटा जी कैरोटिनॉइड्स, और तीसरा होता है फाइकोबिलेंस। 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट आपके सामने डिस्प्ले किए गए हैं: क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलेंस। मैंने चलते चलते आपसे ये बातें की थी कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ज़ेंथोफिल बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन, ये 7 टाइप्स के मैंने आपसे जिक्र किया। कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ेंथोफिल इसके अंदर आएगा, और फाइकोबिलेंस में हमने फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन से बात की थी। तो हमने कल की क्लास में पूरे पिगमेंट के बारे में बता दिया था। अब एक बात करते हैं कि पेपर क्रोमैटोग्राफी, एनसीईआरटी में एक टर्म है कि जितने भी पिगमेंट्स हैं, कैसे पता चला कि एक हायर प्लांट्स में इतने सारे पिगमेंट हैं। तो पिगमेंट को पहचानने के लिए हम लोग पेपर क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं बेटा जी। पेपर क्रोमैटोग्राफी का यूज करके हम पिगमेंट का पता लगाते हैं कि कौन कौन सारे पिगमेंट है। एक पेपर होता है और उस पर पिगमेंट का बैंड आता है, क्लोरोफिल ए का, बी का, ज़ेंथोफिल का, कैरोटिनॉइड्स का, इस तरह से बैंड मिलता है। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी का आपको प्रोसीजर नहीं पढ़ना है, बट इतना याद रखिए कि इस तरीके से बैंड आता है पिगमेंट्स का। तो यही है पेपर क्रोमैटोग्राफी। फिर हमने कल की क्लास में तो पूरी डिटेल की थी क्लोरोफिल ए के बारे में, बी के बारे में, है ना, हर चीज हमने पूरी डिटेल की थी। आज हम बात करेंगे कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट किस कलर का है। चूंकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि क्लोरोफिल ए जो होता है डार्क ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल जो बी होता है एल्विस ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सारी बातें मेंशन है, तो ध्यान सुनेंगे बेटा जी। पिगमेंट्स किस कलर के हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आपको लर्न करना पड़ेगा। जो सनलाइट होती है उसमें बिब्ग्योर होता है। क्या होता है? बिब्ग्योर। देखो बी छूट गया है, बीच में लिख देंगे बिब्ग्योर, है ना। वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइट है सनलाइट के अंदर, मल्टीपल लाइट। अब कलर कैसे देखेंगे, देखो यहां से करेंगे बीजी यानी ब्लूइश ग्रीन कलर का हो गया क्लोरोफिल ए। देखो याद करना कितना आसान है। क्लोरोफिल ए जो है ब्लूइश ग्रीन कलर का बेटा जी, डेट मीन डार्क ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी मॉलिक्यूल्स है। क्लोरोफिल बी, देखो एक एक को लेकर ओवरलैप करेंगे जी वाई से, यानी एल्विस ग्रीन कलर का हो गया क्लोरोफिल बी, है ना। फिर वाई ओ, तो वाई ओ को ले लेंगे, तो यहां पर हो गया कैरोटीन हो गया। कैरोटीन बेटा जी येलो ऑरेंज कलर का होता है। कितना आसान है, आप समझिए कौन सा पिगमेंट किस कलर का होता है उसको बताने के लिए मैंने क्या किया। क्लोरोफिल ए ब्राइट ग्रीन कलर यानी डार्क ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी एल्विस ग्रीन कलर, कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का होता है। बचा कौन? ज़ेंथोफिल, क्योंकि हायर प्लांट्स में बेटा जी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, ये हायर प्लांट्स में यही सारे पिगमेंट्स होते हैं।
तो जो ज़ेंथोफिल है उसको कैसे लर्न करेंगे, किस कलर का होता है येलो कलर का। लेकिन आप भूले नहीं, इसके लिए एक ग्राफ लेना है बेटा जी। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो एक्स फॉर क्या हो गया, ज़ेंथोफिल, और वाई मीन्स हो गया येलो इन कलर। तो ज़ेंथोफिल का कलर किस कलर का हो गया पिगमेंट, ये येलो कलर का। तो इतनी बातें हमने की कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, पोरफायरिन हेड, फाइटोल टेल से बातें की थी। फिर हमने देखा कि कौन सा पिगमेंट किस कलर का होता है, ये भी हमने बात की। क्लोरोफिल ए किस कलर का, बी कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इतने सारे पिगमेंट का हम करेंगे क्या? तो देखिए बेटा जी, इतने सारे पिगमेंट का क्या करेंगे, सुनिए सुनिए, बड़ा आसान है। इतने सारे पिगमेंट का हम करेंगे क्या? तो देखिए क्या करेंगे। मैंने बोला था कि ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं या मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये है एक क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये उसका स्ट्रोमा, लिक्विड पार्ट, फ्लूइड फेज, फ्लूइड पार्ट क्लोरोप्लास्ट का, और ये है इसका थाइलेक्वाइड। तो इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम के फॉर्म में ये सारे पिगमेंट अरेंज होते हैं। डेट मीन्स इस थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर दो तरीके के फोटोसिस्टम होते हैं, एक पीएस सेकेंड और दूसरा पीएस फर्स्ट। समझ में आ गई बात है? अब बेटा जी, जो पीएस फर्स्ट है और जो सेकेंड है, इस फर्स्ट की अगर मैं पहले चर्चा करूं तो इसके अंदर एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, जिसको मैंने बताया था कल आपको कि ये जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है वो P680 का मॉलिक्यूल होता है। मैंने कल बताया था कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए। उसके बाद यहाँ पर कैरोटीन होगा, ज़ेंथोफिल होगा, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये सारे मॉलिक्यूल होंगे इस पीएस सेकेंड पर। ऐसे समझो, पीएस सेकेंड एक बॉक्स है, उस बॉक्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बंद है, जिनका काम है कि विजिबल लाइट को, यानी विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। उसी तरीके से पीएस फर्स्ट में भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। मेन जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए है, जिसका नाम होता है P700, यानी P700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा जी कि चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो, फोटो सिस्टम सेकेंड हो, ये सारे पिगमेंट उसी के अंदर बंद हैं, जिनका काम है सनलाइट को ट्रैक करना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इतने सारे पिगमेंट का करेंगे क्या? देखो क्या करेंगे, बड़ा आसान है। जो सनलाइट की एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है 400 से 700 nm ही हमारे लिए यूजफुल है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी रेंज है सनलाइट के अंदर, यूवी रेज हैं, बहुत सारे ऐसी रेज हैं जिसको प्लांट यूज नहीं करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें जिस लाइट को यूज करना है, यानी प्लांट जिस लाइट को यूज करेगा, वो लाइट है 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इस 400 से 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द मल्टीपल लाइट, और इसी लाइट में बेटा जी पूरा विबग्योर आ जाता है। क्या आता है? पूरा विबग्योर, VIBGYOR, पूरा विबग्योर आता है। तो क्या एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल
इस इतने सारे रेंज ऑफ लाइट के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे पिगमेंट्स प्लांट में होते हैं जो 400 से 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट का कोई लाइट बेकार नहीं जाने देते हैं, उसकी वेवलेंथ को ट्रैप कर लेते हैं और उस लाइट की एनर्जी को यूज करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बात समझ में आ गई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। यहां पर मैंने बताया कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समअप करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर होते हैं पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के फॉर्म में, जिसमें ग्रुप ऑफ पिगमेंट का अरेंजमेंट होता है। ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए प्लांट में इतने सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ लिए तो अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए क्या है बेटा जी, माजरा क्या है। इस तरह से ग्राफ हम बनाएंगे, इधर लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, इधर लिखेंगे यानी एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना बेटा जी। अब इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो प्लांट जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज करता है वो 400 to 700 है, और इसी 400 to 700 में मेरा बिब्ग्योर आ जाता है। मेरा क्या आ जाता है, बिब्ग्योर आ जाता है, यानी सनलाइट की वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतनी बातें समझ पा रहे हो। अब सुनो, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब सुनो, तो एब्जॉर्प्शन नाम से नहीं लग रहा है, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। किसको, वेवलेंथ ऑफ लाइट को। हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी बेटा जी कौन सा पिगमेंट, मेरी बात ध्यान सुनना, कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को, यानी कोई ब्लू को करेगा एब्जॉर्ब, कोई ग्रीन को, कोई येलो को, कोई ऑरेंज को, यानी कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा जी, ये मान लीजिए क्लोरोफिल ए है ना, और क्लोरोफिल ए देखो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया, देन उसका देखो ऐसे थोड़ा सा बनाते हैं, क्लोरोफिल ए जो है यहां से ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया, देन ग्रीन को नहीं किया, फिर रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। इतनी बातें समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। अब क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। मान लो क्लोरोफिल बी है, तो ये देखो ये भी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर ये देखो रेड को एब्जॉर्ब किया। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो ये देखो ये जो है ये भी ब्लू और ग्रीन के आसपास इसका पिक बनेगा, फिर इसका पिक नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा पिगमेंट
किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वही हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आपने देखा क्लोरोफिल ए और बी दोनों ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दोनों रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, और यहां पर इसका हो गया कैरोटीनॉइड्स। अब उस कैरोटीनॉइड्स में ज़ेंथोफिल भी आ जाएगा। तो ये सारे पिगमेंट्स किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हो गया उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि ब्लू और रेड लाइट जो होता है उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो जिस लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उसी लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। क्लियर बेटा जी? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी ग्राफ इन बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो किसके बीच में हो गया ग्राफ? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में ये ग्राफ है बेटा जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, है ना। और देखो यहां पर थोड़ा सा नोटिस करना, क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और रेड लाइट को कम, और क्लोरोफिल बी जो है ब्लू लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगा और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर देख लेना, थोड़ा सा यहां पर पिक ऐसे हम बना लेंगे, थोड़ा सा, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई? तो यहां पर इतनी बातें हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सा पिगमेंट, याद रखना कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरी बात करते हैं बेटा जी एक्शन स्पेक्ट्रम का। दूसरी बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का, ध्यान सुनिएंगे। वो क्या होता है एक्शन स्पेक्ट्रम? नाम से लग रहा है एक्शन मतलब कुछ ना कुछ काम होने वाला है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम वो क्या है? सुनो जरा क्या माजरा है। एक्शन स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पर लिख देंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। उस वेवलेंथ ऑफ लाइट में 400 टू 700 nm है। इतना ही वेवलेंथ ऑफ लाइट को प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे बेटा जी। और मेरा रेंज क्या है इसमें? इस 400 टू 700 में क्या आ जाता है? मेरा पूरा बिब्ग्योर आ जाता है ना। अब सुनो, यहां पर लिखेंगे बेटा जी वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे पता चलेगा मुझे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां है ना, कितना ज्यादा ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए बेटा जी एक ग्राफ बनेगा, यहां पर एक पीक आएगा ब्लू लाइट के आसपास, फिर वो पीक गिरेगा, फिर वो पीक गिरेगा, और फिर अचानक पीक आएगा यहां पर। ध्यान समझिएगा इस ग्राफ को। ये जो ग्राफ है, ये जो पिक है ब्लू लाइट पर आया है, और ये जो पिक है रेड लाइट के रीजन में आया है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि
ब्लू लाइट की वेवलेंथ में या ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। देखो ना, रेट ऑफ ब्लू लाइट आया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज किया। रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अचानक सा बढ़ गया। मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम ये शो करता है कि ब्लू और रेड लाइट वैसी लाइट है सनलाइट की जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटर होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बेस्ट इन ब्लू एंड रेड लाइट, ये बात करता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, सिंपल भाषा में किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, उसी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या लिख दें? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस या बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ये हो गया इसका एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब एनसीईआरटी में एक और ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। उस ग्राफ में एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैच कराया है और ये दिखाया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज्यादा हो रही है, यानी कौन सा लाइट मोर इफिशिएंट है। चलो देख लेते हैं। ये देखो, ये एक ग्राफ है बेटा जी। वेवलेंथ ऑफ लाइट यहां लिखा है, यहां फोटोसिंथेसिस को दिखाया है वाई एक्सिस पर। एक तरफ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का है ना, एक तरफ क्लोरोफिल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तरफ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल का बनाया है व्हाट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसी के साथ साथ एक्शन स्पेक्ट्रम को भी मैच कराया है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो मेरी वेवलेंथ ऑफ लाइट है 400 to 700, और इस 400 to 700 में पूरा बिग ग्योर आ जाएगा। इसी को पार या पास कहते हैं ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन या रेडिएशन। अब ये वाला जो है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये वाली ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है क्लोरोफिल ए का, है ना, ये है बेटा जी एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन। ये क्लोरोफिल ए का एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों को मैच करा गया। और दोनों को मैच करने के बाद ये पता चला कि क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है। इस बात से प्रूव होता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसी में सबसे ज्यादा हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी? क्लियर हो गई इतनी बातें? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ हमने समझा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है ना। फिर हमने दोनों को मैच कराया, एक्शन और एब्जॉर्प्शन को, और हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात कर लिए कि लाइट एब्जॉर्ब हो गया, अब एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बेटा जी, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, मान लो ये सारे, है ना।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है? पहली बात तो ये समझो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मैं अभी पीछे पढ़ाया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर दोज मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, यानी जो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर बॉक्स में बंद होते हैं, जिसको हम लोग फोटो सिस्टम के नाम से जानते हैं बेटा जी। क्लियर? अब इस फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट है ना, एसेसरी पिगमेंट है, मतलब ये मेन बॉस है, ये अपना असिस्टेंट रखा हुआ है कि भैया तुम लोग एक काम करना, सनलाइट को जो 400 से 700 nm वेवलेंथ वाली है उसको एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके तुम मेरे पास भेजना, तब मैं उस लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर भेजूंगा। और मान लो ये फोटो सिस्टम है, तो फोटो सिस्टम में ये रिएक्शन सेंटर, ये देखो एसेसरी पिगमेंट या एंटीना मॉलिक्यूल, ये भी इसमें एक रिएक्शन सेंटर, इसमें भी एंटीना मॉलिक्यूल, काम वही है, सनलाइट एब्जॉर्ब होगा, ये सारे एब्जॉर्ब करके मेन रिएक्शन सेंटर यानी बॉस को देंगे, ये बॉस अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा जी ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करेगा और मूव करते करते यहां पर हम NADPH2 बनाएंगे, यानी NADPH.H बनाएंगे और ATP भी बना लेंगे। ये मेरी साजिश है। तो अभी हम समझने जा रहे हैं कि लाइट का एब्जॉर्प्शन ये कैसे करते हैं और कैसे एक्टिवेट होते हैं। ये 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट है। जैसे ही ये आता है, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है। अब आप कहोगे सर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है बेटा जी, मतलब एटम है, एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल के वो एनर्जी मिलेगी, इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिटल में जाने के बाद एनर्जी लूज करेगा, फिर अपने लोअर ऑर्बिटल में आएगा। सेम कंडीशन यहां, जैसे ही इस मॉलिक्यूल को सोलर एनर्जी मिला, ये सोलर एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप कर गए, हायर ऑर्बिटल में जंप करने के बाद इसकी एनर्जी फिर ये मॉलिक्यूल ले लिया, क्योंकि एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, अच्छा मेरे पास तो एनर्जी आ गया, खुशी से एनर्जी को जंप करा दिया यहां पर, है ना बेटा जी। अब ये सारे एंटीना मॉलिक्यूल के अंदर जो पिगमेंट हैं, इलेक्ट्रॉन का यानी सोलर एनर्जी का बॉल खेल रहे हैं, सोलर एनर्जी का बॉल खेल रहे हैं। ये एनर्जी इसको देगा, ये इसको देगा, है ना, ये इसको देगा, इसको देगा, अल्टीमेटली ये सारा एनर्जी पहुंच जाएगा रिएक्शन सेंटर के पास। समझ में आ गया? मतलब एंटीना मॉलिक्यूल, नाम ही है ना एंटीना, मतलब रिसीव करना, सोलर एनर्जी को रिसीव किया, एनर्जी का बॉल खेला ये सारे पिगमेंट, और फाइनली एनर्जी को दे दिया रिएक्शन सेंटर के पास। ये रिएक्शन सेंटर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बाहर भेज देगा, है ना। रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बाहर भेजेगा और वहां से स्टार्ट होगी फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या स्टार्ट होगी? फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बनना। तो ये जो पूरा सिस्टम है बेटा जी, बात समझ में आ रही है? ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, उसकी एनर्जी का बॉल खेला गया, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकली। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इस ट्रांसफर को कहते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं? रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अब हमें समझ में आ गया कि इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स थे फोटोसिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल बंद हैं, उनका काम है कि इस रेंज के किसी भी लाइट को बेकार नहीं जाने देना। क्लियर हो गई बेटा जी? इसको कहते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब फोटो सिस्टम क्या होता है मैं जरा जिक्र कर लूं, उसके बाद हम लोग फोटो फॉस्फोरिलेशन पर आएंगे। एक एक हेडिंग आपका क्लियर किया जाएगा, है ना, एक एक हेडिंग से बातें होंगी। चलिए, फोटो सिस्टम।
फोटो सिस्टम। देखो बेटा जी, फोटो सिस्टम जो होते हैं वो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट होते हैं। ये देखो थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड और प्रोटीन के आपने तो पढ़ा होगा कि ये उसमें फॉस्फेट होते हैं, ये इसका लिपिड होता है ना। फिर इस तरह के फॉस्फेट होते हैं और ये लिपिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, कोई भी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्लियर? अब ध्यान सुनना, फोटो सिस्टम क्या है। यहां पर इस तरीके से PS सेकेंड और PS फर्स्ट है, मतलब फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर दो तरह के होते हैं, जो पहले खोजा गया उसको फर्स्ट, जो बाद में खोजा गया उसको सेकेंड, है ना। इस तरह से दो ही नहीं होते, कई सारे फोटो सिस्टम लगे होते हैं इसके मेम्ब्रेन पर। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। इस फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर, जैसा अभी हमने समझा, और एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल्स, एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट, है ना। रिएक्शन सेंटर में हमेशा याद रखना क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बैठा होगा, और एंटीना मॉलिक्यूल में बेटा जी क्लोरोफिल बी भी होंगे, ज़ेंथोफिल भी होगा और कैरोटिन भी होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। मैं बी को बढ़िया से लिख दूं, क्लोरोफिल बी भी होगा, ज़ेंथोफिल भी होगा, कैरोटिन भी होगा। फोटो सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, सब में सेम होगा, बस रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल चेंज हो जाएंगे, है ना बेटा जी। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, है ना। फोटो सिस्टम फर्स्ट में जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, उसका नाम होता है P700, और फोटो सिस्टम सेकंड में जो क्लोरोफिल ए का यानी रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल होता है उसका नाम होता है P680। क्या होता है? P680। बाकी क्लोरोफिल बी, कैरोटिन है ना, ज़ेंथोफिल और कैरोटिन सब में सेम होगा। तो इस तरीके से फोटो सिस्टम, उसमें होते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड पार्ट क्या होते हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट, उस पर भी हम आएंगे, है ना। कौन सा अप्रेस्ड पार्ट पर होता है फोटो सिस्टम, है ना, कौन सा नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर होता है, उस पर भी आएंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।